बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। तो चैप्टर का नाम है लिंग, अध्याय नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए लिंग का ज्ञान अनिवार्य है। यानी कि अगर हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना है तो उसके लिए हमें लिंग का ज्ञान होना जरूरी होता है। अगर हमें लिंग का ज्ञान नहीं होगा तो हम वाक्य का सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। यानी कि लिंग जो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? चिन्ह या निशान। सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं और वस्तु अथवा प्राणी या तो पुरुष जाति है या तो पुरुष जाति के होते हैं अथवा स्त्री जाति के। लिंग से संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष होने का पता चलता है। यानी कि पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि किसी के नाम को, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्राणी हो, सभी के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। लेकिन जो लिंग है वो हमें बताता है कोई संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है, तो वो हमें किससे बोध होता है? लिंग से बोध होता है। अब हम देखते हैं आगे। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति है अथवा स्त्री जाति का है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई चीज पुरुष जाति की है या फिर स्त्री जाति की, तो उस शब्द को व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों लिंग के भेद। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति यानी कि लिंग की दृष्टि से दो भागों पुरुष जाति तथा स्त्री जाति में बांटा गया है। इसी आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में लिंग को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति। तो इसी आधार पर लिंग के कितने भेद हुए? दो भेद हुए। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पहले पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पुत्र, पिता, लड़का, नाना, भाई, बैल, कमरा, वृक्ष, कुत्ता, शेर, पलंग। तो यानी कि जो शब्द सुनकर हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि पुत्र हो गया, पिता हो गया, लड़का हो गया, नाना हो गया, तो ये क्या होंगे? ये पुरुष जाति के होंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुत्री, माता, लड़की, दादी, नानी, बहन, गाय, कली, चारपाई, पुस्तक, कलम, मक्खी आदि। तो यानी कि जो शब्द स्त्री जाति का हमें बोध करा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए थे, पुत्री, माता, लड़की। यहाँ पे वस्तुओं के भी उदाहरण है, चारपाई, पुस्तक, कलम, मक्खी। तो ये क्या है? ये सारे स्त्रीलिंग हैं। यानी कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो यानी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो क्या कहलाएंगे? वो कौन से शब्द होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो कौन से शब्द होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। अब हम देखते हैं लिंग की पहचान। लिंग की पहचान का निर्णय प्राय दो प्रकार से किया जाता है, एक शब्द के अर्थ से और दूसरा शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। यानी कि जो प्राणी जो जीवित हैं उनका
किस प्रकार से निर्णय अर्थ होता है? तो जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनका निर्णय लिंग अर्थ के आधार पर होता है, यानी कि जो अर्थ होता है उसके आधार पर होता है। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका किसके आधार पर होता है? लिंग निर्णय के रूप के आधार पर होता है। यानी कि जो प्राणी जीव है, जो प्राणीवाचक है, और जो निर्जीव वाचक है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका अलग अलग तरह से लिंग का आधार तय किया जाता है। पुल्लिंग की पहचान। प्रायः भारी, मोटी, भद्दी और विशाल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे रस्सा, टीला, गट्ठर, पत्थर आदि। यानी कि जो चीज, जो वस्तु या तो भारी होगी या मोटी होगी या विशाल होगी, तो उन वस्तुओं को किसमें किसमें देखा जाता है? पुल्लिंग में देखा जाता है। जैसे रस्सा हो गया, टीला हो गया, गट्ठर हो गया, पत्थर हो गया, तो ये किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं? या तो भारी होते हैं, मोटे होते हैं, विशाल होते हैं। अब ऐसे ही ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शनि, शुक्र आदि। यानी कि जो हमारे ग्रह हैं उनके नाम भी किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे केला, संतरा, आम, पपीता आदि। अपवाद जामुन, लीची, इनको छोड़कर सारे फलों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, दही, पानी, मक्खन, शरबत, ये सारे किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। किसको छोड़कर? चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी, इन शब्दों को छोड़कर बाकी जो पदार्थों के नाम है वो किसमें होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो इन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऐसे नाम है जो पुल्लिंग में आते हैं, जो भारी होते हैं, मोटे होते हैं, उनके नाम, ग्रहों के नाम, फलों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, इन सभी के नाम किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, वैशाख, जेठ आदि। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इन सबको छोड़कर। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम सारे क्या हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। इमली को छोड़कर बाकी सारे वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही अनाजों के नाम हो गए, चना, बाजरा, गेहूं। धातुओं व रत्नों के नाम हो गए, देश के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए। संस्कृत से आए ख तथा ज से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो या तो अगर ख से खत्म हो रहे हैं या ज से अगर समाप्त हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो पुल्लिंग के शब्द होंगे। अब जैसे जलज, मनोज, लेख, सुख, दुख, नीरज, तो इनके क्या, ये सब शब्द कहाँ पे खत्म हो रहे हैं? ज या फिर ख पे, तो ये क्या कहलाएंगे? ये पुल्लिंग कहलाएंगे। ऐसे ही संस्कृत से आए त्र से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब संस्कृत से आए त्र से भी समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, चरित्र, अस्त्र, शस्त्र, ये सब क्या है? पुल्लिंग के शब्द हैं। एरा से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि ममेरा, चचेरा। जिस शब्द में अंत में एरा यानी कि एक ही मात्रा और रा लग रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? वो भी पुल्लिंग के शब्द कहलाएंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ममेरा, चचेरा। ऐसे ही समय से संबंधित शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जो समय को बताते हैं वो शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मास हो गया, वर्ष हो गया, सप्ताह हो गया, दिन हो गया, क्षण हो गया, युग हो गया, घंटा हो गया। लेकिन रात, दोपहर और संध्या को छोड़कर बाकी सारे जो समय से संबंधित शब्द होते हैं वो
पुल्लिंग को दर्शाते हैं। शरीर के कुछ भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब शरीर के कौन से भागों के नाम पुल्लिंग में आते हैं? सिर, हाथ, पैर, गला, मुंह, होठ, अंगूठा आदि, ये सारे किसमें आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में वाला या दान, खाना, एरा हो वे पुल्लिंग होते हैं। अब यानी कि जो शब्द वाला से खत्म हो रहा है, दान से खत्म हो रहा है, खाना से खत्म हो रहा है और एरा, जैसे अब कि अभी हमने ऊपर देखा था एरा से खत्म हो रहा है, तो वो भी शब्द कहाँ आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। तो जैसे कि फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, ये सब क्या है? किससे खत्म हो रहे हैं ये? या तो वाला से, या दान से, या खाना से। तो इसलिए ये कहाँ आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। आ, आपा, खाना, त्व, पन, आव, ना, आर आदि। अब इन आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आ के भूखा हो गया, घड़ा हो गया, आपा के बुढ़ापा, मोटापा, खाना का डाक खाना, पागल खाना, त्व का लघुत्व, गुरुत्व, आव का छिपाव, चुनाव, लगाव, ना का लिखना, पढ़ना, सोना, आर का सुनार, लोहार, ये सब क्या है? ये सारे पुल्लिंग के शब्द हैं। अब जिस तरह से हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, अब हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी ये देखेंगे। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, जो बोली हम बोलते हैं, जो भाषाएं हैं हमारी अलग अलग प्रकार की, जैसे कि हमने अपने पहले पाठ में पढ़ा था। लिपियां हैं, जो हमारी अलग अलग लिपियां हैं, वो सारी क्या होंगी? वो स्त्रीलिंग में आएंगी। वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे हम देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, देवनागरी, ब्राही, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ये सब क्या है? या तो ये भाषा है या देवनागरी, या तो ये लिपियां हैं या ये बोलियां हैं। तो ये क्या है? ये शब्द किसमें आएंगे? ये शब्द सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। शरीर के कुछ भागों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा था, अब वैसे ही स्त्रीलिंग में हम शरीर के कुछ भाग देखेंगे। जीभ, आंख, हड्डी, छाती, उंगली, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भोजन व मसालों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों व नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ता, या, री, ई, आस, उ, त आदि आते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घबराहट, गर्माहट, लुटिया, चुटिया, चिंता, लू, बुराई, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। क्योंकि ये किससे खत्म हो रहे हैं सारे शब्द? या तो आहट से, या आवट से, या ता से, या इया से, या री से। अब हम देखेंगे लिंग निर्णय के कुछ अन्य नियम। प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? मंत्री, राजदूत, अध्यापक, ड्राइवर, मैनेजर, चपरासी, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है? ये नित्य पुल्लिंग शब्द है। अब दूसरा है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। संतान, सुहागन, सवारी, बुलबुल, नर्स, तो ये सब क्या है? ये किसके उदाहरण है? ये है नित्य स्त्रीलिंग के उदाहरण है। डॉक्टर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, राजदूत जैसे कुछ शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त हो तो पुल्लिंग, और जब स्त्री के लिए प्रयुक्त हो तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। यानी कि ये कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर डॉक्टर के आगे किसी स्त्री का नाम आ जाए तो वो स्त्री के लिए उपयोग होगा, लेकिन अगर डॉक्टर के आगे किसी पुरुष का नाम हो गए तो पुरुष के लिए होगा। ऐसे ही मैनेजर का भी होता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री का भी होता है। ये शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं।
कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं। इनके विपरीत लिंग बताने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर तथा स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर छिपकली या मादा छिपकली, नर मक्खी या मादा मक्खी, नर मकड़ी या मादा मकड़ी। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे शब्द स्त्री और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके आगे किसका उपयोग किया जाता है? नर या मादा। नर स्त्रीलिंग के लिए हो गया, मादा पुल्लिंग के लिए हो गया। तो इसलिए जिस शब्द को हम बताना चाह रहे हैं उससे पूर्व हम नर या मादा लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई चीज नर है या मादा, क्योंकि जो उसके पीछे जो शब्द लग रहा है, जैसे छिपकली हो गया, मक्खी हो गया, अब ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज हो रहा है। लेकिन अब हमें पता करना है, अब हमें बताना है कि ये स्त्री में आता है या पुरुष में आता है, पुरुष जाति में आता है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नर या मादा का। एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंग में हो सकते हैं, जैसे चित्र पुल्लिंग व तस्वीर स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग व आंख स्त्रीलिंग, रास्ता पुल्लिंग, गली स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग व पुस्तक स्त्रीलिंग। यानी कि जो एक ही वस्तु है उसके दो नाम हैं, लेकिन जो दो नाम हैं वो एक उसमें पुल्लिंग में यूज हो रहे हैं, उपयोग हो रहे हैं, और दूसरे उसमें स्त्रीलिंग में। यानी कि चित्र, अगर हम चित्र और तस्वीर की बात करें तो चित्र जो शब्द है वो पुल्लिंग में उपयोग हो रहा है, लेकिन जो तस्वीर है वो किसका है? वो स्त्रीलिंग का शब्द है। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है? एक ही चीज है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसलिए इन्होंने यही बताया है कि एक वस्तु के दो नाम होते हैं, जिसका मतलब, जिसका अर्थ स्त्रीलिंग में भी, जिसका उपयोग स्त्रीलिंग में भी किया जाता है और पुल्लिंग में भी किया जाता है। ऐसे ही नेत्र पुल्लिंग हो गया, लेकिन जो हमारी आंख है वो क्या है? वो स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन दोनों का मतलब यानी कि अर्थ एक ही होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन करने संबंधी कुछ नियम निम्न प्रकार के हैं। यानी कि अगर कोई शब्द है वो पुल्लिंग में है और अगर हम उसके पीछे कोई प्रत्यय जोड़ दें, वो प्रत्यय कौन कौन से होंगे? अ, आ, ई। अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो किस में आ जाता है? वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। अब देखेंगे उदाहरण से कैसे। प्रिय, प्रिय किसके लिए यूज होगा, किसके लिए उपयोग होगा? पुल्लिंग के लिए। लेकिन अगर हम उसके पीछे अ लगा दे तो वो क्या बन जाएगा? प्रिया। तो वो किस में आ गया? स्त्रीलिंग में आ गया। ऐसे ही छात्र, अब छात्र किसके लिए उपयोग किया जाता है? पुल्लिंग के लिए, पुरुष जाति के लिए। अब हम अगर उसके आगे आ की मात्रा लगा दे तो वो क्या हो जाएगा? छात्रा। तो वो किसके लिए उपयोग होगा? अब स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होगा। ऐसे ही इन्होंने बताया है कि किस प्रकार पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, कैसे? प्रत्यय को जोड़कर, प्रत्यय के शब्दांशों को जोड़कर। अब ऐसे ही अ तथा आ को ई करके हिरन, हिरनी, हिरन क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। लेकिन अगर हम उसमें अगर ई की मात्रा लगाते तो वो क्या बन जाती है? हिरनी बन जाती है। तो वो स्त्रीलिंग में बदल गई। ऐसे ही देख सकते हैं कि कुछ कुछ प्रत्ययों का, शब्दों का प्रयोग करके हम पुल्लिंग के शब्दों को कैसे स्त्रीलिंग में बदलते हैं। ऐसे ही आ को इया करने से, जैसे बेटा, तो बेटा में अगर इया लगा दिया तो क्या होगा? बिटिया। तो वो स्त्रीलिंग बदल गई। अब ऐसे ही गुड्डा, गुड्डा अगर हम कहेंगे तो हम पुरुष जाति यानी कि पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। अब वहीं पर हम या लगा दे, यानी कि ड पे छोटी की मात्रा या, फिर उसके आगे बड़ा आ, तो वो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग में बन जाएगा, यानी कि गुड़िया बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप
उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्यय के शब्द हैं जिनको जोड़कर हम क्या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, यानी कि जिससे हम पहचान पाते हैं कि कोई चीज स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी संज्ञाएं चाहे सजीव हो या निर्जीव, या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग होती है। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।